मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई, कैसे हैं आप लोग? क्या मेरा ऑडियो और वीडियो आप लोग को क्लियर है? एक बार फटाक से बता दीजिए हाँ या ना, हाँ या ना। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पर्टिकुलर क्लास। आज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का छोटा सा पार्ट अपना बाकी था और उस छोटे से पार्ट के साथ बच्चों अपने को कुछ क्वेश्चंस करना थे। वो क्वेश्चन करके आज इसको वाइंड अप करते हैं विद इन हाफ एन आवर और उसके बाद अपन थर्मोडायनेमिक्स बच्चों आज के ही इस पर्टिकुलर लेक्चर में स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बच्चों कल सोलर कॉन्सेप्ट का सोलर कांस्टेंट का एक पर्टिकुलर टॉपिक आपका बचा हुआ था, उसको बच्चों कंप्लीट करते हैं। आइए मेरे साथ। बच्चों सोलर कांस्टेंट होता है, क्या होता है? एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस फ्रॉम सन। बच्चों सन से पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया कितनी एनर्जी आ रही है परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस, अर्थ के ऊपर नहीं परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस कितनी आ रही है, उसको कहा जाता है सोलर कांस्टेंट। ऐसे डिफाइन किया जाता है। आइए देखते हैं क्या बच्चों। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। आप मेरे को एक बात बताओ बच्चा पार्टी, एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर होता है या नहीं होता है? हाँ या ना में जवाब देंगे। हाँ जी सर, पावर होता है। यहां पे आपने एक टर्म डिफाइन किया है आर। बच्चों ये आर है सेपरेशन बिटवीन अर्थ, यह अर्थ है आपका, अर्थ एंड सन। सेपरेशन बिटवीन अर्थ एंड सन, सेपरेशन बिटवीन अर्थ एंड सन। अच्छा जी, क्या बोला? सोलर कांस्टेंट होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, बोले तो पावर, हाँ या ना? एनर्जी पर यूनिट टाइम बोले तो पावर बटे एरिया। बेटा पावर को क्या लिख सकता हूं सर? डी क्यू बाई डी टी लिखिए, डी क्यू बाई डी टी अपॉन एरिया। बच्चा पार्टी सही सही बताइए, क्या मैं डी क्यू बाई डी टी को सन के लिए सिग्मा ए टेम्परेचर ऑफ सन टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। सन के लिए एरिया ऑफ सन बच्चों टेम्परेचर ऑफ सन टीएस है, टीएस इज द टेम्परेचर ऑफ सन। भैया पावर ऑफ सन डिवाइडेड बाय ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कितना होगा? आर। मैंने कहा था अर्थ के ऊपर नहीं परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस, यानी कि इस आर रेडियस के एरिया पर कितनी एनर्जी या पावर आ रही है, यह ध्यान रखना। ये जो आर है it is the separation between earth and sun. This is how solar constant is defined. अच्छा जी सर ऐसा है, तो आइए लिख लेते हैं बच्चा पार्टी सिग्मा इंटू एरिया ऑफ सन कितना हो जाएगा सर? 4 पाई रेडियस ऑफ सन का होल स्क्वायर इंटू टेम्परेचर ऑफ सन टू द पावर 4 होल डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। बच्चा पार्टी बहुत अच्छे से बताइए, 4 पाई से 4 पाई अगर मैं उचका दूंगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? S इज इक्वल्स टू सिग्मा आर एस अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू टी एस टू दी पावर 4 होगा या नहीं होगा? बच्चों एक बात बताओ, समझाओ और सिखाओ मेरे को। पता है डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ एंड सन पता है, टेम्परेचर ऑफ सन भी आपको पता है। मैं अभी बताता हूं कैसे। जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 1360, इसकी वैल्यू फिक्स है बच्चों, 1360 वाट पर मीटर स्क्वायर। जनाब अगर आप सन से आने वाली, सुनो मेरी बात, फील करो,
अगर आप सन से आने वाली एनर्जी 1 मीटर स्क्वायर पे कैप्चर कर लेना तो एक घर या एक पूरे मोहल्ले या एक आप बोल सकते हो पूरी सोसाइटी का बिजली चल जाएगा। इतनी पावर है सन के पास, 1 मीटर स्क्वायर पे इतनी आता है, हालांकि अर्थ पर इससे बहुत कम आती है। दिस इज द टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया। टोटल एनर्जी रेडिएट हुआ अगर, तो बेटा वो इस डायरेक्शन में भी हो रहा है, इसमें 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 भी हो रहा है, बाहर भी आ रहा है, उधर भी जा रहा है। इट्स अ स्फेरिकल एरिया और नॉट? हाँ या ना? एक सेकेंड सर, माइक नीचे करो। अच्छा जी, अभी ठीक है क्या? अभी ठीक है? हाँ या ना? हाँ 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 भाई, अभी ठीक है। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? मैं रुक गया, एक बार कंफर्म करिए, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अगर यहीं से बोला जाए आपको कि जनाब टेम्परेचर ऑफ सन भी बताओ कितना होगा, मैंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे देखो टेम्परेचर ऑफ सन कैसे निकलेगा, यहीं से निकलता है। टेम्परेचर ऑफ सन, बच्चा पार्टी टीएस, टीएस यहां से कितना हो जाएगा? एस अपॉन सिग्मा इंटू आर डिवाइडेड बाय आर एस टू दी पावर 2 टू दी पावर 1/4 होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? ये आर उधर, ये आर उधर, सिग्मा नीचे सिग्मा, आर डिवाइडेड बाय आर एस स्क्वायर, और इसके ऊपर पावर 4 है, इस तरफ आके 1/4 हो जाएगा। बच्चों जब सारी चीजें आप रखेंगे, सोलर कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है? हाँ जी सर पता है। जब आप सारी चीजें रखते हैं तो टेम्परेचर ऑफ सन आता है 5800 केल्विन। कितना आता है बेटा टेम्परेचर ऑफ सन? 5800 केल्विन आता है। कितना आता है? 5800 केल्विन आता है। तो जनाब ये होता है सोलर कांस्टेंट। अब यहां पर एक चीज आती है आर एस बाय आर। सुनो मेरी बात, आर एस बाय आर एक पैरामीटर होता है। क्या होता है कोई बताएगा? एंगल सबटेंडेड बाय द रेडियस ऑफ सन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। क्या बोला सर मैंने? देखो समझाता हूं। आर एस बाय आर ये क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बाय द radius of sun on the surface of earth। क्या कहा आपने? सुनो जनाब, यह है आपकी रेडियस ऑफ सन। मान लो यह है आपकी रेडियस ऑफ सन। देखना बहुत अच्छे से, यह है आपकी रेडियस ऑफ सन। ये देखो, एक बात बताओ, यहां से यहां की डिस्टेंस भी आर होगी और ये वाली डिस्टेंस भी आर होगी। क्यों 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 क्यों? क्योंकि इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में रेडियस तो बहुत छोटी है या नहीं है? पहले ये बताओ, हां या ना? हां या ना? हां या ना? हां या ना? ये वाला एंगल मैं बोल रहा हूं, ठीक है? बताइए, होगी होगी या नहीं होगी? हाँ या ना? अरे जनाब, ये वाली डिस्टेंस जो आर है ये रेडियस ऑफ सन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है या नहीं है? अब मेरे को डेटा याद नहीं है, नहीं तो मैं बता देता आपको। भाई बहुत ज्यादा है, तभी तो सन बहुत छोटा सा दिखता है। अरे कोई बहुत बड़ी चीज को बहुत दूर से देखोगे तो छोटा दिखेगा या नहीं दिखेगा? भले ही वो बहुत बड़ी हो। बेटा अर्थ सन से 10 गुना छोटी है, कम से कम 10 गुना, और ज्यादा नहीं, सॉरी 5800 अर्थ सन के अंदर घुस जाती हैं। 5800 अर्थ के अराउंड सन के अंदर आप वॉल्यूमेट्रिक वाइज देख सकते हैं। तो सन बहुत बड़ा है
और अगर सन बहुत ज्यादा बड़ा है लेकिन वो उससे भी कई ज्यादा गुना दूरी पर है, तो इसका मतलब जो सन है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में पॉइंट मास एक्ट करेगा, यानी रेडियस ऑफ सन बहुत छोटी हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन के कंपैरिजन में। हाँ, तो पॉइंट मास की तरह एक्ट कर रहा है बेटा। तो एक बात बताओ, ये जो अर्थ के ऊपर एंगल बन रहा है, ये जो अर्थ के ऊपर एंगल बन रहा है, जरूर ये भी बहुत छोटा होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? हाँ जी सर, ये जो अर्थ के ऊपर, ये देखो, ये आर है, ये आर है, और ऑलमोस्ट ये भी आर ही होगा, ऑलमोस्ट 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 ये भी आर ही होगा। तो बेटा एक बात बताओ, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? आर्क हो जाएगा आर एस, रेडियस हो जाएगा ये। क्या ये बच्चा पार्टी आपका यही आया या नहीं आया? हाँ या ना में बता दीजिए पहले, हाँ या ना। बट तो अब एक बात सुनो, सोलर कांस्टेंट से हमने निकाल तो लिया कि जो टेम्परेचर ऑफ सन है वो 5800 केल्विन है, लेकिन इससे भी कुछ ज्यादा होता है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि जो भी रेडिएशन आ रहे हैं अर्थ के ऊपर सन से, बच्चों वो रेडिएशन कुछ ना कुछ बीच में आपकी टेरेस्ट्रियल बॉडी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो अर्थ तक आ नहीं पाते हैं। सन से तो ज्यादा निकल रहे हैं, बीच में भाई मर्क्यूरी है, बीच में वीनस है, बीच में कुछ कुछ मून है, बीच में बहुत सारी बॉडीज हैं, वो कुछ ना कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? तो जितना अर्थ के ऊपर सन से आना चाहिए था उतना आ रहा है या उससे कम आ रहा है? यस सर, है ना? सो क्या मैं लिख सकता हूं द एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ सन is greater than 5800 Kelvin, is greater than 5800 Kelvin, because some of the radiation is absorbed by the bodies between sun and earth, and also sun is not a perfect black body, परफेक्ट या आइडियल ब्लैक बॉडी। पूरा का पूरा नहीं फेंकता है, वो कुछ ना कुछ कम होके फेंकता है। यस सर, है ना? तो बच्चों, दिस इज एवरीथिंग अबाउट द सोलर कांस्टेंट दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। हालांकि आज तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, आप ये वैल्यूज याद रख सकते हैं। द टेम्परेचर ऑफ सन एज पर द सोलर कांस्टेंट इज 5800 डिग्री केल्विन। चलिए 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 बच्चों, तो यहां पर आपका थर्मल प्रॉपर्टीज खत्म होता है। कुछ क्वेश्चन अपन उसके निपटा लेते हैं बच्चों, सटासट एवं फटाफट। क्या आप लोग रेडी हैं? हाँ या ना? पहला क्वेश्चन आता है आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अब क्या बोल रहा है बच्चों? बोल रहे हैं लेखक की जो आपका लैम्डा फॉर मून इज 14.5 माइक्रोन, देन फाइंड टेम्परेचर ऑफ मून। टेम्परेचर ऑफ मून बताना है बच्चों। आपको पता है मून इज अ स्टार, और स्टार का टेम्परेचर अपन कैसे बताते हैं? लैम्डा ऑफ मून एंड टेम्परेचर ऑफ मून इज इक्वल्स टू कांस्टेंट बोले तो बी हो जाता है। टेम्परेचर ऑफ मून कितना हो जाएगा बच्चों? बी अपॉन लैम्डा ऑफ मून। बी की वैल्यू 2.89 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ मून 14.5 माइक्रोन में 14.5।
बताइए जनाब 14.5। अब माइक्रोन में है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ही आपका टेम्परेचर केल्विन में आएगा या नहीं आएगा, हाँ या ना में बताएंगे। तो माइक्रोन में है ना, माइक्रो के लिए 10 टू द पावर -6। व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट आंसर अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 200 केल्विन, है ना। आप करते रहना बैठ के, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 200 केल्विन। कैसे आया देख लो, ये 3 ऊपर चले जाएगा, एक बार 2 बार, तो यहां से अराउंड आपका ये 0.2 बार इंटू 1000, 0.2 लगभग 0.2 टाइम्स जाएगा, 0.2 टाइम्स इंटू 1000 करोगे तो लगभग 200 केल्विन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल थोड़े से क्वेश्चन कम कराए थे क्योंकि कल थ्योरी बहुत ज्यादा थी, है ना। चलिए, टोटल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द बॉडी। बच्चों टोटल 400 जूल रेडिएशन आप इंसिडेंट कर रहे हो इफ 20% रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक। बच्चों 20% यानी कि 0.2 इंटू 400 यानी कि 80 जूल रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहे हैं एंड 120 एब्जॉर्ब्ड कितने हो जा रहे हैं, 120 जूल। तो बच्चा पार्टी ट्रांसमिट कितने हो जाएंगे, Q माइनस रिफ्लेक्ट प्लस एब्जॉर्ब 200 जूल हो जाएगा, यानी 400 में से 200 जूल एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। फाइंड आउट द ट्रांसमिटिव पावर। बच्चों ट्रांसमिटिव पावर कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा Q2 डिवाइडेड बाय Q इंटू 100। इन परसेंटेज पूछा है तो 200 डिवाइड बाय 400 इंटू 100, 50% इज द राइट आंसर और नॉट, हाँ या ना। 50% इज द राइट आंसर। भाई टोटल में से कितने ट्रांसमिटिव पावर या परसेंटेज बताना है तो 200 बाय 400 इंटू 100 करोगे, 1/5 यानी कि 1/2 यानी 50% हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हाँ या ना। ऐसा कभी नहीं पढ़ा था ये चैप्टर को, ओनली फॉर्मूले लर्न किए थे बेटा। रेडिएशन इज समथिंग दैट हर कोई नहीं पढ़ा पाता है। और टू बी वेरी फ्रैंक, आप मेरे से बहुत डेप्थ में चले जाओगे। रेडिएशन भाई इतना अच्छा टॉपिक है कि मैं भी एक टाइम पे बोलूंगा बस रुक जाओ, क्योंकि इसके आगे मुझे भी नहीं आता। आपको जितना पढ़ाया इससे थोड़ा और ऊपर तक का जेई एडवांस तक का आता है। आप और घुसते जाइए और कुछ नया मिलता जाएगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट। चलिए बच्चों करिए, फटाक से करिएगा, जल्दी से करिए, करिए। आप लोगों के समक्ष है क्वेश्चन। द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ टंगस्टन, द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ टंगस्टन फिलामेंट इन incandescent lamp is 2000 केल्विन पे टंगस्टन ऑपरेट एंड इट्स इमिसिविटी इज 0.3। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ फिलामेंट ऑफ अ 25 वॉट। बच्चों हीट फ्लो रेट Q डॉट 25 वॉट जूल पर सेकेंड। वॉट क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, लैम्प। और स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू नहीं भी देता तो हमको बताते। बच्चों एक बात बताओ, Q डॉट इज इक्वल्स टू सिग्मा E8 T टू दी पावर 4 हो जाता है, T टू दी पावर 4 हो जाएगा जनरल बॉडी के लिए, हाँ या ना। अरे हाँ या ना में बोलेंगे, हाँ या ना। तो यहां से आपको A निकालना है बच्चों। A इज इक्वल्स टू Q डॉट होल डिवाइडेड बाय सिग्मा E T टू दी पावर 4। Q डॉट हो जाएगा आपका 25 देकर रखा हुआ है। सिग्मा कितना हो जाएगा 5.67 इंटू 10 टू दी पावर -8 इंटू E 0.3 और टेम्परेचर देकर रखा हुआ। देखो कैसे सॉल्व करना है, 2000 टू दी पावर 4। यहीं देख के कुछ बच्चे दम तोड़ देंगे, बेटा बहुत टफ नहीं है। यहाँ पे देखो, इसको ऐसे लिख लो 25 डिवाइडेड बाय 5.67 इंटू 0.3 इंटू देखो यहाँ 2 टू दी पावर 4 इंटू 1000 टू दी पावर 4 इंटू 10 टू दी पावर -8।
बेटा 1000 टू दी पावर 4 यानी कि ये 10 टू दी पावर 3 टू दी पावर 4 है, तो क्या इसको 10 टू दी पावर 12 लिखूंगा तो क्या किसी को दर्द होगा? ये 10 टू दी पावर 12 और ये 10 टू दी पावर 8 है, 10 टू दी पावर 12 और 10 टू दी पावर -8 है, तो क्या ये 10 टू दी पावर 4 बचेगा, हाँ या ना? अच्छा, ये 10 टू दी पावर 4, ये 10 टू दी पावर 4 यहां से बच्चे ऊपर जाएगा तो यहाँ 10 टू दी पावर -4 हो जाएगा। यहां तक बताओ कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? आराम से कैलकुलेशन देखिए। नहीं सर, नहीं सर। अब देखो यहां पे बेटा 2 टू दी पावर 4 कितना हो गया सर? 2 टू दी पावर 4 हो जाता है 16 बेटा, 16 इंटू 0.3 यानी 4.8 भाई, 16 इंटू 0.3, 16 इंटू 0.3 कितना हो जाएगा? 4.8 हो जाएगा। 16 3 48, 4.8। अगर ये लगभग लगभग 5 होता तो बेटा 25 से 25 कैंसिल हो जाता। अप्रोक्सीमेट आंसर बहुत अच्छे से देखो, 0.91 इंटू 10 टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा? बहुत अच्छे से देखो। अगर ये 5 होता, 5 गुणा 5 25 हो जाता है, कट जाता है। ये कम है, ये थोड़ा ज्यादा है, लेकिन बेटा ये 0.48 है, तो ये जो भी रेशो, ये वाला जो टर्म आएगा ये 25 से बड़ा आएगा या नहीं आएगा? सोचो यार, इतना लगा पा रहे हो, ये 25 से बड़ा है तो 25 डिवाइडेड बाय 25 से बड़ा 1 से छोटा आएगा या नहीं आएगा? हाँ या ना? हाँ या ना? प्यार मोहब्बत से काटा पीटी करिए, आराम से खेलते जाएंगे। चलिए, क्लियर है या नहीं है? हाँ या ना? भाई ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन log e एंड log t। अधूरा सा क्यों लग रहा? फॉर ब्लैक बॉडी कर लो। चलो, फॉर ब्लैक बॉडी लिख लो, फॉर ब्लैक बॉडी। अधूरा क्वेश्चन है कुछ। चलिए बच्चों, ब्लैक बॉडी के लिए क्या होता है? E इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन टी टू दी पावर 4 होता है। पहले ये बताओ, E इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन E लिख लो, या क्यों ने log E लिखा है, यही क्वेश्चन होगा फॉर श्योर, है ना? तो बेटा अगर दोनों तरफ log ले लूंगा, बहुत अच्छे से देखना, ये क्या हो जाएगा? log E, और ये हो जाएगा log ऑफ सिग्मा इंटू टी टू दी पावर 4। अरे होगा या नहीं होगा? बेटा log A इंटू बी है, ये कैसा हो जाएगा? log E, ये हो जाएगा बेटा log A प्लस log B। अच्छा, log सॉल्व करना है, log के ऊपर जो भी पावर होती है बेटा, log की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये पावर आगे आ जाती है या नहीं आ जाती है? हाँ या ना? हाँ जी सर। तो क्या हो गया बेटा? log E इज इक्वल्स टू, ऐसे लिख रहा हूं, 4 log T प्लस ऑफ log सिग्मा। बेटा एक बात बताओ, सुनो मेरी बात, ये आ गई इक्वेशन। कैसी इक्वेशन दिख रही है? log E और log T के बीच में कैसी रिलेशन दिख रहा है? देखकर समझ आ रहा है? y इज इक्वल्स टू mx प्लस c जैसा दिख रहा है। पहले ये बताइए। सर नीट क्रैक होने के बाद रेडिएशन किसी अच्छे बुक से पढ़ेंगे, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट इज क्रिएटेड इन फिजिक्स, यू रियलाइज फिजिक्स इज नॉट लर्निंग फॉर्मूला एंड रिलेटेड फॉर द डिस्कवरी। एग्जैक्टली। पूछ लेना बेटा कौन सी बुक से पढ़ना है, मैं बता दूंगा। अगर फिजिक्स को मजे लेकर पढ़ना है तो बहुत सारी बुक हैं, यूनिवर्सिटी फिजिक्स बाय जेम्स की पढ़ना, मजा आ जाएगा, है ना? मजा आ जाएगा। चलिए अच्छे से देखिए बच्चों, सुनो सुनो सुनो। सिग्मा की वैल्यू लेस देन 1 होती है। सिंस सिग्मा की वैल्यू लेस देन 1 होती है, इसका मतलब जो लॉग सिग्मा होता है 0 पॉइंट समथिंग समथिंग की वैल्यू में, ये कैसा हो जाएगा बेटा? नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर आप इसको y इज इक्वल्स टू m, x पर क्या लिखना है? log t प्लस बच्चों ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव c होगा या नहीं होगा? सिग्मा की वैल्यू, लॉग सिग्मा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हाँ या ना? यानी कि ग्राफ कैसा बन रहा है? स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप
इंटरसेप्ट नेगेटिव, हाँ या ना। स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव स्लोप, ये आपका क्या है बेटा, लॉग ई। ये क्या है आपका, ओहो, ये क्या है बच्चों आपका, लॉग ई। ये क्या है आपका, लॉग टी। स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव स्लोप विथ नेगेटिव इंटरसेप्ट, हाँ या ना। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका लॉग सिग्मा, और ये कितना हो जाएगा, थीटा। और बच्चे tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 होगी या नहीं होगी, हाँ या ना। यानी कि ये आपका स्लोप हो गया या नहीं हो गया, आप खुद बता दो। 100% क्रिस्टल क्लियर है तो ही आगे बढ़ेंगे। 100% क्रिस्टल क्लियर है बच्चा पार्टी, तो ही आगे बढ़ेंगे। तो ही आगे बढ़ेंगे। बताइए बच्चों, सबसे पूछ रहा हूं, क्लियर है या नहीं है, हाँ या ना में बता दीजिए एक बार में। क्लियर, चलिए आइए, क्या बोल रहा है, इफ टेम्परेचर ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी इज इंक्रीज बाय 50 डिग्री। बच्चों जो फाइनल टेम्परेचर है वो 50 डिग्री इंक्रीज किया, यानी कि इनिशियल से 1.5 ऑफ टी इनिशियल, ये सब नहीं बताऊंगा बाद में कैसे होता है ना, पहले बता चुका हूं। व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम द सरफेस। बच्चों क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड यानी क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल डिवाइडेड बाय क्यू इनिशियल डॉट इनटू 100, क्या यही आपसे पूछा है, हाँ या ना। हाँ जी सर। बच्चों एक बात बताओ, सिंस क्यू डॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टू द पावर 4 होता है, हाँ जी सर होता है। यानी कि यहां से अगर मैं लिखना चाहूं बच्चों, क्यू डॉट फाइनल डिवाइडेड बाय क्यू डॉट इनिशियल इज इक्वल्स टू टी फाइनल डिवाइडेड बाय टी इनिशियल टू द पावर 4 हो जाएगा, हाँ जी सर। यानी कि क्यू डॉट फाइनल डिवाइडेड बाय क्यू डॉट इनिशियल, टी फाइनल लिख रहा हूं 1.5 टाइम्स ऑफ टी इनिशियल डिवाइडेड बाय टी इनिशियल टू द पावर 4। टी इनिशियल से टी इनिशियल उड़ा के उचका देंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों, क्यू डॉट फाइनल डिवाइडेड बाय क्यू डॉट इनिशियल इज इक्वल्स टू, क्यू डॉट इनिशियल इज इक्वल्स टू 15/10 यानी 3/2 लिख दूं, 3/2 टू दी पावर 4, यानी कि बच्चों 3 टू दी 9 इंटू 9 81 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 16 होगा या नहीं होगा, हाँ या ना। अरे हाँ या ना, हाँ जी सर, एकदम 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 सही बात है। तो एक बात बताओ, देयरफॉर बच्चों इसमें से क्यू इनिशियल अगर मैं बाहर ले लूंगा तो यहां पे क्या बचेगा, क्यू फाइनल माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, एक मिनट, क्यू फाइनल डिवाइडेड बाय क्यू इनिशियल माइनस 1 इंटू 100 बचेगा। यहां से क्यू इनिशियल बाहर लो, क्यू फाइनल बाय क्यू इनिशियल से क्यू इनिशियल कैंसिल हो गया, तो ये बचा क्यू फाइनल बाय क्यू इनिशियल माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 मैंने लिखा नहीं, इंटू 100। बेटा क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल 81 डिवाइडेड बाय 16 माइनस ऑफ 16 इंटू 100, तो सॉरी माय मिस्टेक, माइनस ऑफ 1 इंटू 100, बेटा 71, ये कितना हो जाएगा आपका 81 माइनस 16/16 गुणा 100। करिए बच्चों, 10 कम करेंगे 71 में से 6 कम करेंगे 65/16, 65/16 इंटू 100 परसेंटेज आपका आंसर आ रहा है। अब अगर आप 16 को इससे बच्चों उड़ा देंगे तो कितना आएगा देख लीजिए, 16 16 32 32 32 64, 4 टाइम्स अराउंड जाएगा, 16 है तो 4 टाइम समथिंग समथिंग जाएगा, तो अराउंड अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 400% आएगा। 64 होता तो 4 बार चले जाता,
अप्रोक्सीमेट 400-2356 ऐसा कुछ आना चाहिए, 400-2356 ऐसा कुछ आना चाहिए, है ना, अप्रोक्सीमेट देख लेना। क्लियर है? मजा आया जनाब? हाँ सर मजा तो बहुत आया, अरे बहुत सारे क्वेश्चन ले आए हो सर। क्या बोला? इफ द टेम्परेचर ऑफ आइडियल बॉडी डिक्रीज टू, बच्चों टी से T/2 कर दिया, ये है आपका इनिशियल, ये है आपका फाइनल। द लॉस परसेंटेज इमिसिविटी, बच्चों सेम क्वेश्चन है या नहीं है? 100%। कुछ नहीं करना, सिर्फ यहां पे 1.5 टाइम्स हुआ था, फाइनल आपका आधा हो गया, कर लेना सॉल्व। नेगेटिव में आंसर आएगा, नेगेटिव में आएगा तो देख लेना आपका फाइनल माइनस इनिशियली लिखना, नेगेटिव आंसर आएगा यानी कि लॉस निकल के आएगा, तो मैं इसको दे रहा हूं होमवर्क। नेक्स्ट करिए बच्चों, फटाफट करिए। अरे जनाब फिर और कुछ भी चालू करना है हमको, फटाक से करिए। क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएट एट अ रेट ऑफ, रेडिएट एट अ रेट ऑफ, क्यू डॉट दे के रखा हुआ है 5.67, देखो कट जाएगा, वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्टीफन कांस्टेंट हमको ये पता है, टेम्परेचर निकालना है। सिंस परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए बच्चों क्यू डॉट इज इक्वल टू सिग्मा T⁴ हो जाता है। तो बच्चा पार्टी एक बात बताओ, T इज इक्वल टू क्यू डॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा T⁴ हो जाएगा, हाँ या ना? फटाक से निकाल के बताइए कितना आंसर आ रहा है, फटाक से निकाल के बताइए कितना आ रहा है। फटाक से, वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ध्यान रखना, वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 5.67 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊपर 10⁻⁻⁴ नीचे आएगा तो ऊपर जाके 10⁴ डिवाइडेड बाय 5.67 इंटू 10⁻⁻8, इससे ये काटा 2⁴ ये ऊपर जाएगा 12 बोले तो यहाँ पे 10⁻12 इंटू 1/4 यानी कि 10⁻³ बोले तो 1000 केल्विन आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे 10 बोल रहे हो, सब ढोर हो 10 के, अरे 10 कहां से आ रहे चचा? बेटा डिवाइड में सेंटीमीटर स्क्वायर है, नीचे 10⁻⁻4 करोगे तो ऊपर जाके 10⁻+4 होएगा। सब ढोर हो, सब ढोर। 106.2 आ रहा है, 406.2 आ रहा है, निहारिका ने आंसर निकाला, वेरी गुड। बच्चों कितना आ रहा है ये? 406.2% आ रहा है, ठीक है, कर लेना भाई। किसी बच्चे ने सॉल्व तो किया, बैठे हुए हैं यहाँ पे, कोई तो जिंदा मुर्गा बैठा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फटाक से। द टेम्परेचर ऑफ अ फर्नेस इज, बच्चों टेम्परेचर ऑफ अ फर्नेस 2000 डिग्री सेंटीग्रेड देके रखा है। इन इट्स स्पेक्ट्रम द मैक्सिमम इंटेंसिटी इज ऑब्टेन्ड अबाउट, बेटा यहां पर जो लैम्डा मैक्सिमम इंटेंसिटी के अगेंस्ट, मैक्सिमम इंटेंसिटी एनर्जी के अगेंस्ट देकर रखी है वो 4000 एंगस्ट्रॉम देकर रखी हुई है। इफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी, अच्छा ये लैम्डा मैक्स 1 है, लैम्डा मैक्स 2 कितना हो जाएगा? अगर 2000 एंगस्ट्रॉम है तो जनाब आप टेम्परेचर बताइए कितना होगा। तो जनाब कितनी बड़ी बात है, T फाइनल लैम्डा मैक्स 1 इज इक्वल्स टू T इंटू लैम्डा मैक्स 2। लेकिन बेटा मजे की बात यह है, इसको कर लेना 2273 केल्विन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? भाई ये आपका कितना है? 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो केल्विन में रखेंगे या नहीं रखेंगे? हाँ या ना? अरे हाँ या ना बोलेंगे भाई, तो आंसर आपका काय में आ जाएगा? केल्विन में ही आएगा। लेकिन फिर पूछा काय में है? डिग्री सेंटीग्रेड में। तो आओ लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा? 2273 इंटू 4000 डिवाइडेड बाय 2000 इज इक्वल टू T। एक बार दो बार बच्चा पार्टी, T कितना आया? 464, 1 उधर जाएगा,
4546 4546 आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर लीजिए। 4546 केल्विन, लेकिन ये केल्विन में आ रहा है तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 4546 माइनस ऑफ 273, जो भी आएगा डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा। तो ये आंसर आप निकाल लेना 45, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड में आपसे पूछा हुआ आहे। तो जनाब 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 यहां पर आपका आई थिंक खत्म। लीजिए भाई, बहुत सारे, कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन, और कितने चाहिए? आ जाइए भाई, थर्मोडायनेमिक्स की बातें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक और यूनिट आपकी बहुत अच्छे से 14 लेक्चर प्लस, मजाक नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल मजाक में मत लेना मेरी बात को, बहुत सीरियस हूं, मेहनत बहुत कर रहा हूं आप लोगों के ऊपर। आप यहां बैठे हुए हैं जिन्होंने ऑफलाइन पढ़ा होगा, 6 लेक्चर, 6 से 7 लेक्चर मैक्सिमम, पूरा थर्मल प्रॉपर्टी, वो भी सवा घंटे। यहां बेटा 10 लेक्चर लिए, 9 लेक्चर, जिसमें से कुछ लेक्चर 3-3 घंटे के भी, यानी लगभग अगर सवा घंटे के लेक्चर देखे 14 लेक्चर प्लस जाता है आपका कंटेंट। 14 लेक्चर जितना ऑफलाइन में पढ़ाते हैं उससे डबल, विदाउट डाउट, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ आपको करवा दिए गए। तो एक और यूनिट बहुत अच्छे से खत्म होती है। अब बच्चों आज आपका थर्मल स्टार्ट, थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी बच्चों मिक्स करके पढ़ा जाता है। जो अच्छा टीचर होगा वो यही करेगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी को अगर मिक्स नहीं किया तो ना थर्मो समझ आएगा ना केटीजी समझ आएगा। कुछ टॉपिक केटीजी के पहले पढ़ाने पड़ते हैं, फिर थर्मोडायनेमिक्स के, और कुछ थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक केटीजी में पढ़ाने पड़ते हैं, तब जाके समझ आता है पूरा सीक्वेंस बना के। तो बच्चों थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट अपन अभी स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर, और इसमें आज की ही क्लास में आप देखोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। सर पढ़ी हमेशा फील नहीं हुई, आज की ही क्लास में फील करवा के छोड़ूंगा बेटा। चलिए स्टार्ट करें। 4273 लो भाई, बच्चों ने निकाल भी दिया, 4273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ठीक है, चलिए भाई बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं अपना थर्मोडायनेमिक्स। देखिएगा जनाब, बहुत आराम से समझते जाइए, धीरे धीरे बातें होती है भाई। द स्टडी ऑफ हीट एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन टू द मैकेनिकल एनर्जी इज नोन एज द थर्मोडायनेमिक्स। स्टडी ऑफ हीट और उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी में। ये जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स रहती है जो हीट की स्टडी करती है और हीट का ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराने का जो भी प्रोसेस वगैरह होता है उसका जो स्टडी करता है, इस ब्रांच का नाम होता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक्स यानी मोशन ऑफ हीट की बातें आप इस पर्टिकुलर लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स में बच्चा पार्टी कर रहे होंगे। सुनिए, पहला लेक्चर है थर्मल का, तो थोड़ी थ्योरी ज्यादा रहेगी। आपको पता है पहले लेक्चर में बेस तगड़ा बनवाना चाहिए, नहीं क्या होगा, दिक्कत होगी। तो इसलिए अगर कोई नहीं लिख पाएगा तो आपको ये पीपीटी मिल जाएगी, वहां से लिख लेना, क्योंकि बेटा थ्योरी थोड़ी सी ज्यादा होने वाली है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों का टाइम कहीं पर भी वेस्ट हो, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, थोड़ी थ्योरी थोड़ी आपकी कहीं कहीं आपको दिखेगी कि हाँ यार ज्यादा है, छूट जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आइए आगे की बात करते हैं बच्चों। ये जो फाउंडेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर रखा गया है। पहली चीज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर रखा गया है। एंड द फैक्ट दैट हीट फ्लोज फ्रॉम स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। भाई पूरे के पूरे थर्मोडायनेमिक्स में जो आप बातें कर रहे होंगे वो आप हीट को हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करवाने में बातें कर रहे होंगे, और हीट को बच्चा पार्टी आप लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के बातें कर रहे होंगे इसी बीच में, राइट। अच्छा, तो एक बहुत छोटी सी बात है बच्चों, यहां पर जब आप देखोगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो यहां पर जब आप देखोगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है कि भाई एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आपकी ट्रांसफर हो रही है। और दूसरी चीज यहां पर यह आती है बच्चों की जो आपका हीट आप जानते हो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हमेशा आपका फ्लो होता रहता है, ठीक है। अच्छा,
पूरे थर्मोडायनेमिक्स में आप सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रहे होंगे, इसके अलावा और कुछ बात नहीं होगी। आप देखोगे हीट कैसे कैसे अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह जा रही होती है। आप देखोगे, कैसे देखेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको, रियलाइज कराऊंगा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस क्या होती है, मैं आपको फील कराऊंगा। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस क्या होती है, मैं आपको फील कराऊंगा। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है, मैं आपको फील कराऊंगा कैसे देखी जाती है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपने अभी तक सिर्फ सुना होगा कि भाई कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस का मतलब है कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर और सॉरी कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है कांस्टेंट वॉल्यूम रख रहे हैं, एडियाबेटिक का मतलब है कि हीट फ्लो रेट नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन कैसे, ये मैं आपको रियलाइज करवाऊंगा बकायदा। सर कैसे करवाऊंगे, ये कोई बुक में नहीं मिलेगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक हैं, इसलिए मैं आपको रियलाइज करवा सकता हूं। रियलाइजेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस पूरा फील करवाया जाएगा आपको कि भाई कैसे इन प्रोसेस को अपने माइंड में रखते हुए आपको देखना है, तभी जाके आपको डिफरेंस बिटवीन अगर 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 सुनो, बहुत बहुत छोटी सी चीज बताता हूं। अगर आपने ये फील कर लिया ना कि कौन सी, एक मिनट रुको यार, एक सेकेंड रुको, हाँ चलिए, अगर आपने एक बार फील कर लिया कि ये प्रोसेस कैसी कैसी होती है, तो बेटा आपने हमेशा सुना होगा सीपी इज ग्रेटर देन सीबी। मैं आपको फील करवा दूंगा आज के ही लेक्चर में क्यों होता है। आपने आज तक रटा होगा कि वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन दी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, लेकिन क्यों, ये मैं आज आपको दिखाऊंगा, फील कराऊंगा, आप उचक जाओगे अपनी जगह से, साला ऐसा होता है। चलिए सर प्लीज स्लोली बोलिए। हाँ, कोई तो मेरा दर्द समझा। ठीक है बेटा, मैं अब से धीरे बोलूंगा, लेकिन आप ध्यान रखना सोना नहीं है। ठीक है, आइए आगे की बातें करते हैं हम लोग। बच्चा पार्टी, एनर्जी क्या होता है? बचपन से पढ़े हैं कि द एबिलिटी टू कॉज चेंज इज एनर्जी। अगर आप कोई चेंज लेकर आ रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? हाँ भाई, डीपीपी मिलेगी। डीपीपी काहे नहीं मिलेगी? चलिए, और चलिए, अच्छा, एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी टू, रेडिएशन की डीपीपी पूरी एक अलग से मिलेगी आपको, है ना? कल अपलोड होना थी बट ड्यू टू सम इशू नहीं हो पाई, मुझे पता है। चलिए, एबिलिटी टू कॉज चेंज, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर जगह पे कुछ चेंज लेकर आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी आप उसमें क्या कर रहे हैं, इंपार्ट कर रहे हैं या उससे निकाल रहे हैं। एज सिंपल एज दिस। कहीं पर भी भाई आपको इसका टेम्परेचर चेंज करना है, आपको एनर्जी निकालनी पड़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाना है, एनर्जी देनी पड़ेगी इस रूम में, तब जाके इस रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा। अच्छा जी, अच्छा जी। सिस्टम क्या होता है? भाई सिस्टम वो रीजन होता है जहां पे आपकी स्टडी फिक्स होती है। क्या बोला? इट इज अ फिक्स मास ऑन अ फिक्स्ड रीजन। फिक्स्ड रीजन का मतलब क्या हो जाएगा जनाब, आप बता दो। अगर मैंने कोई भी रीजन को फिक्स कर दिया, बच्चों ये जो फिक्स्ड रीजन होता है, आप कहीं कहीं इसको कंट्रोल वॉल्यूम के नाम से भी पढ़ रहे होंगे। कैसे पढ़ रहे होंगे बच्चा? कंट्रोल वॉल्यूम। आप इसको कंट्रोल वॉल्यूम के नाम से भी पढ़ रहे होंगे कुछ कुछ जगह पर। वो रीजन जहां पर आप लोग स्टडी अपनी फिक्स कर दिए हैं, उसको कंट्रोल रीजन या सिस्टम कहा जाएगा। जहां पर आप स्टडी कर रहे हो, जिसको देखकर आप स्टडी कर रहे हो, जिसके मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हो, इनका मोशन बढ़ रहा है या घट रहा है, ये किसी बॉल के ऊपर जाके तेजी से टकरा रहे हैं, धीरे धीरे टकरा रहे हैं। जब आप मॉलिक्यूल्स को देख रहे हो तो भैया कुछ सिस्टम होगा या नहीं होगा। उस सिस्टम को जहां पर आप स्टडी कर रहे हो उसको सिस्टम कहा जाएगा। सराउंडिंग क्या हो जाएगा जनाब? भाई सिस्टम को छोड़ के जो भी चीज बचेगी उसको सराउंडिंग बोल देंगे, और इनको जो सेपरेट करेगी सिस्टम को सराउंडिंग से, इसको कहा जाता है बाउंड्री। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, ये आपका पिस्टन है, इस पिस्टन के अंदर गैस है, इस पिस्टन के अंदर क्या है बच्चा पार्टी? गैस है। अगर इस पिस्टन के अंदर बच्चा पार्टी गैस है, तो आप लोग मेरे को बताओ, समझाओ और सिखाओ, क्या गैस इतने पार्ट में है या नहीं है? हाँ या नहीं? समझना, बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताने जा रहा हूं। हाँ जी सर, बात सही है,
गैस आप कह रही है, आपका गैस इतने पार्ट में है या नहीं है? हाँ या ना? हाँ जी सर, गैस इतने पार्ट में है। तो बच्चों ये जो गैस है जिसको आप देख रहे हो, ये हो गया क्या? ये हो गया आपका सिस्टम। इसकी स्टडी कर रहे हो आप इतने पार्ट की, ये हो गया आपका क्या बच्चा पार्टी? सिस्टम। ये जो बचा कुचा है ये क्या हो गया बेटा? मैं ये नहीं बोलूंगा ये तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मैं आपसे ये बोलूंगा कि देखो ऐसा होता है ना? अच्छा, ये हो गया सराउंडिंग। और ये जो सराउंडिंग और सिस्टम, ये जो सराउंडिंग और सिस्टम को डिफरेंशिएट कर रही है ये इमेजिनरी बाउंड्री, तो क्या कहेंगे जनाब? इसको कहा जाता है बाउंड्री। हाँ जी सर, ठीक है, आपने कहा, हमने मान लिया। ये जो फिक्स्ड रीजन है इसको सिस्टम कहा जाता है। बताओ जनाब, एनर्जी, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री समझ आया या नहीं आया? हाँ या ना? एक होता है इमीडिएट बाउंड्री, क्या हो जाता है? द पार्ट ऑफ सराउंडिंग विच इज अफेक्टेड बाय द सिस्टम। भाई एक बात बताओ, ये सिस्टम है, ये वाला पार्ट, ये सराउंडिंग हो गया, ये सराउंडिंग हो गया, क्या ये सिस्टम से अफेक्ट होगा या नहीं होगा? बहुत अच्छे से देखो, ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया? सराउंडिंग हो गया, ये वाला पार्ट आपका सिस्टम हो गया। एक बात बताओ, इस कंटेनर से कुछ ना कुछ हीट तो बाहर जाएगी, तो ये जो आपका सराउंडिंग है ये सिस्टम से अफेक्ट हो जाएगा, इसलिए इस वाले सराउंडिंग को इमीडिएट सराउंडिंग भी कहा जाता है कुछ कुछ जगह पर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, यहां तक क्लियर है। एक रंगीश पूछ रहे हैं पिस्टन तो इंजन में होता है और कहाँ होता है? इंजेक्शन में भी तो होता है पिस्टन, वो जो ब्लैक कलर का दिखता है। डॉक्टर बनने जा रहे हो, इंजेक्शन देखो ऐसे खींचते हो फिर करते हो, जो ब्लैक कलर का दिखता है वो पिस्टन ही तो है बेटा, और क्या है? वो पिस्टन नहीं है। पिचकारी है आपके पास? नहीं सर, बचपन में नहीं खेली? नहीं, कुछ लोग तो अभी भी खेल रहे हैं पिचकारी से, है ना? जहां लेके जा रहा हूं वहीं पे जाना। नहीं बेटा, भटक जाते हो तुम लोग बात बात पे यहाँ वहां। पिचकारी में जब आप रंग भरते हो तो बेटा वो जो पिचकारी का जो आपका प्लास्टिक का रहता है, जिसको आप ऐसे पकड़ के जब खींचोगे, है ना, तो वो जो वैक्यूम क्रिएट करवाता है वो पिस्टन ही तो होता है ना? समझ गए? ये क्लियर है आपका सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री? हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। आइए आगे की बातें करते हैं बच्चों। कुछ देखिए, तीन टाइप के सिस्टम होते हैं। एक होता है आपका ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम, एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। अब ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, उसकी बात करते हैं। नहीं बेटा, दिमाग से पिचकारी निकालो, टाइप ऑफ सिस्टम पढ़ने पर आ जाओ। हाँ बच्चों, ओपन सिस्टम हम कैसे डिफाइन करते हैं? जहां से एनर्जी भी निकल रही हो, मास भी निकल रहा हो, उसको कहा जाएगा ओपन सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जहां से एनर्जी भी निकल रहा है, मास भी निकल रहे हैं, एग्जांपल पंप और टरबाइन। भाई पंप से क्या होगा? पंप एनर्जी प्रोवाइड करता है और एक जगह से मास दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर देता है। पंप का यही काम है या नहीं है? हाँ जी सर, हाँ जी सर, बात तो सही है। तो ओपन सिस्टम एनर्जी और मास दोनों को क्या कर रहा होता है बच्चा पार्टी? ट्रांसफर कर रहा होता है। क्लोज सिस्टम जो कि सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर करे लेकिन मास को ट्रांसफर नहीं करे। पिस्टन सिलेंडर विथ वॉल्व जो आपके गाड़ी में होता है ना, वो एनर्जी ट्रांसफर करता है, मास को ट्रांसफर नहीं करता है। और एक होता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम जो ना ही एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है ना ही मास को ट्रांसफर कर रहा है, जैसे कि आपका थर्मस या यूनिवर्स। पूरे के पूरे जो यूनिवर्स है उससे ना ही कहीं एनर्जी जा रही है ना ही कहीं मास जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है बेटा। गड्ढा खोदते हो, बिल्डिंग बना देते हो, बिल्डिंग गिर जाती है, गड्ढा बन जाता है, बात वही है, गड्ढा पुर जाता है, बात एक ही है ना? तो आइसोलेटेड सिस्टम में से कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा होता। ठीक है सर, आपने कहा, हमने मान लिया। एक होता है जनाब आपका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। बहुत छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों को बच्चा पार्टी समझाने जा रहा हूं, तो पूरा ध्यान आपका मेरे को यहां पर चाहिए। समझ आता है ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है और आपका आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। बच्चों, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अगर ये चार कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है?
थर्मल इक्विलिब्रियम होता है आपका इक्विटी ऑफ टेम्परेचर, EQUITY, इक्विटी ऑफ टेम्परेचर अगर है तो ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का एक पार्ट है, वो थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अगर दो सिस्टम सेम टेम्परेचर पर है तो उनके बीच में हीट ट्रांसफर रुक जाता है तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आने के लिए ये चार कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? नेट फोर्स ऑन इट मस्ट बी जीरो, एफ नेट ऑन द सिस्टम मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। जनाब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? केमिकल कंपोजिशन शुड नॉट चेंज, केमिकल कंपोजिशन शुड नॉट चेंज। आपका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए। भाई आपने किसी भी टेम्परेचर पर दो सब्सटेंस को मिला दिया, अब उनमें रिएक्शन होकर कुछ नया बन गया, वो नहीं होना चाहिए। that particular system will not be into the thermodynamic equilibrium. And the last phase equilibrium, phase equilibrium क्या होता है? mass of each phase should remain constant with time। देखिए, mass of each phase should remain constant with mass of each phase should remain constant with time। यहां तक बच्चों सब क्लियर हो तो एक बार बता दीजिए। अभी मैंने बहुत छोटी छोटी चीजें आपको समझाई हैं, बहुत ही छोटी छोटी चीजें आपको समझाई और बताई हैं। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? ओपन और क्लोज सिस्टम, बेटा चाय बनाता है तो क्या होता है? पानी गर्म करेगा, पानी गर्म करेगा तो पानी उड़ जाएगा या नहीं उड़ जाएगा? अगर पानी उड़ गया तो बेटा पानी जब एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक बात और अच्छे से समझ लेना, एक बात और अच्छे से ध्यान रखना, अगर मास निकल रहा है सिस्टम से तो बच्चे वो एनर्जी लेके निकलेगा। इफ मास इज लीविंग द सिस्टम इट विल टेक एनर्जी विथ इट। क्या समझे? समझे कि नहीं समझे? इफ मास गोज फ्रॉम द सिस्टम इट विल टेक एनर्जी। लिख देता हूं मैं यहां पे, इफ मास if mass goes from the system, बच्चों ये हमेशा एनर्जी लेके निकलेगा। इट विल टेक एनर्जी। आप देखो, लेकिन एनर्जी निकल रही है तो जरूरी नहीं है कि मास निकले, लेकिन मास निकल रहा है तो वो एनर्जी लेके निकलेगा, क्योंकि हर एक मास या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की खुद की कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगी। अब ये इंटरनल एनर्जी क्या होती है समझाने में भैया मेरे को पूरा 1 घंटा चाहिए। आपको बार बार वर्ड आएगा लेकिन मैं यही बोलूंगा थोड़ा रुक जाओ, 1 घंटे में बताऊंगा। तो बेटा एक बात बताओ, यहां पर क्लोज सिस्टम में क्या मास निकल रहा है? नहीं, एनर्जी निकल सकती है, लेकिन मास निकला है तो 1000% फॉर श्योर आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चे? निकलेगी। ये सत्य है, यही सत्य है। क्या इतना क्लियर है? चलिए आइए आगे की बातें करते हैं। जीरोथ लॉ, हालांकि बहुत इजी है लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं भाई, थोड़ी सी हिस्ट्री के साथ पढ़ाता हूं। जीरोथ लॉ इज द लास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट हैज बीन डिस्कवर्ड। जनाब फर्स्ट लॉ पहले आ चुका था, सेकंड लॉ पहले आ चुका था, बहुत पहले आ चुके थे एक्चुअल में। जीरोथ लॉ अभी अभी नया नया आया है, आपके पिताजी के जमाने का है। 1981 में फॉलर ने डिस्कवर किया था इसको। फॉलर ने कहा था अगर दो बॉडी किसी तीसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो इनिशियली वो दो बॉडी हैं वो भी ऑटोमेटिकली थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जावेंगी। क्या मतलब है सर? सुनो क्या मतलब है, सुनिए। लेट्स से ये है आपकी बॉडी सी, लेट्स से ये है आपकी बॉडी सी,
ये है आपकी बॉडी ए, ये है आपकी बॉडी बी। सुनो मेरी बात, ये है बॉडी ए, ये है बॉडी बी और ये है आपकी बॉडी बी। अगर ए सी के साथ टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ सी है और टेम्परेचर ऑफ बी इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ सी है, इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ ए और टेम्परेचर ऑफ बी भी सेम ही होंगे। बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाया फॉलर ने और सही भी है। अगर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ऑटोमेटिकली ए और बी अपने आप थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। कोई सेंस है इस बात का? उनको बहुत लग रहा था। बताइए कोई दिक्कत? हाँ या ना? It states that if two body are in thermal equilibrium with third body, then they are also in thermal equilibrium with each other। भी ये zeroth law टेम्परेचर कंस्ट्रक्शन का फाउंडेशन रखता है। बस आपको इतना ध्यान रखना, थोड़ी इंजीनियरिंग वाली बातों में घुस गया मैं बहते बहते, मेरे उन दिनों के दिन याद आ जाते हैं जब मैं इन सब में बहुत कंफ्यूज हुआ करता था। लेकिन अभी आपको कंफ्यूज होने के लिए छोड़ देता हूं थोड़ा सा कि भाई जीरोथ लॉ के बेसिस पे ही आप टेम्परेचर मेजरमेंट कर पा रहे हैं। जो आपको थर्मोमीटर वगैरह बनाते हैं ना, वो जीरोथ लॉ के बेसिस पे ही बनाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा टेम्परेचर किसी, आपका थर्मोमीटर किसी पर्टिकुलर उसमें है, एटमॉस्फेयर किसी पर्टिकुलर उसमें, और आपकी बॉडी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। आप जब थर्मोमीटर को ऐसा जीभ के नीचे दबा लेते हो, तब आपकी बॉडी और आपका जो थर्मोमीटर है ये सेम टेम्परेचर पे आ जाता है, और जब ये सेम टेम्परेचर पे आ जाता है तब जाकर आपकी बॉडी का टेम्परेचर आप थर्मोमीटर से नाप पाते हैं। क्लियर? क्लियर या नहीं क्लियर? हाँ जी सर क्लियर। बहुत इजी था, ऐसा सच कुछ था नहीं। अभी सुनो बच्चों, एनर्जी कैसे, अभी बहुत बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूं, नहीं भी बताता तो काम चल जाता, लेकिन अच्छे से करवाना है सब कुछ, तो बहुत बहुत बेसिक बातें बता रहे। एनर्जी इंटरेक्शन तीन तरह से किसी भी सिस्टम में हो सकता है, या तो वर्क के फॉर्म में, या हीट के फॉर्म में, या मास के फॉर्म में। क्या कहा मैंने? अगर किसी सिस्टम में वर्क इंटरेक्शन हो रहा है, इसका मतलब कि एनर्जी, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी इंटरेक्शन हो रहा है। अगर किसी सिस्टम में हीट इंटरेक्शन हो रहा है, इसका मतलब कि एनर्जी इंटरेक्शन हो रहा है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और बेटा मास भी एनर्जी का ही फॉर्म है। सर कैसी बात कर रहे हैं, मास थोड़ी ना एनर्जी का फॉर्म है। अरे जनाब, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। मास है तो एनर्जी है, एनर्जी है तो मास है, मास है तो एनर्जी है, एनर्जी है तो मास है। समझ आएगा आराम से जब आपको मैं पढ़ाऊंगा ना, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। आहा, मतलब रोंगटे खड़े करवा देंगे, ऐसा समझाएंगे कुछ इसका। ये क्या है E इक्वल्स टू mc स्क्वायर? एक्चुअल में m इज इक्वल्स टू E अपॉन c स्क्वायर दिया था आइंस्टीन ने। बच्चों c तो कांस्टेंट है, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी हो जाता है। अगर आप दौड़ रहे हो तो आपकी एनर्जी ज्यादा है तो आपका मास बढ़ जाता है। अगर आप सो रहे हो, आपकी एनर्जी कम है, यानी आपका मास घट जाता है। इसका मतलब दिन में आप ज्यादा भारी होते हो, जब चल रहे होते हो तो ज्यादा भारी होते हो, जब सो रहे होते हो तो हल्के हो जाते हो। बताया था आइंस्टीन जी ने। चलिए आइए आगे की बातें करते हैं, बाद में समझाएंगे। हाँ, आइए 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 बच्चों, हम लोग आगे की बातें करते हैं। बच्चों वर्क क्या होता है? वर्क इज सेड टू बी डन by the system is sole effect of the system on the surrounding can be reduced to raising weight, though weight may not actually raise। क्या मतलब है? वर्क कब होता है? जब कुछ दिखे। आप दीवार को धका रहे हो, धकाते जा रहे हो, धकाते जा रहे हो, आप दम लगा रहे हो, बट द थिंग इज दीवार नहीं खसक रही, वर्क डन जीरो। सोल इफेक्ट दिखना चाहिए। आप पढ़ रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, यानी कि आपने नहीं पढ़ा, घर वालों की नजर में दिखना चाहिए, तभी जाके समझ आता है कि वर्क होता है। थर्मोडायनेमिक्स में भी वही बोला है, आपका सिस्टम जो भी हो, सोल इफेक्ट में यह दिखना चाहिए कि वो कुछ उठा रहा है या गिरा रहा है, बात खत्म। अगर उठाते गिराते हुआ दिख रहा है, इसका मतलब कि भैया वर्क कर रहा है सिस्टम, अदरवाइज नहीं कर रहा है। भाई दिखना चाहिए, बात खत्म। अच्छा सर क्या दिखना चाहिए? आइए समझते हैं। मान लीजिए बच्चा पार्टी, मान लीजिए
ये आपका एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। अब लड़कियां बोल रही होंगी सर मैं अब दिन भर सोती रहूंगी, वैसे ही दिन में बहुत मोटी हो जाती हूँ, सब मेरे को बोलते हैं कि मैं मोटी हूं, मैं मोटी हूं, मैं मोटी हूं, अब मैं सर सोती रहूंगी। अरे बेटा इतना दिल पे मत ले लेना किसी चीज को जिंदगी में, मोटे हो तो हो, क्या दिक्कत है यार, है मोटे हो तो हो, है तो है, देख लो हमारी भी है, क्या दिक्कत बेटा, चिल करो, जिंदगी में बहुत दिक्कतें हैं, ये सब है तो है, क्या कर लें, टाइम ही नहीं दे रहा तुम लोग जिम जाने का, क्या करूं, सर 7 बजे से उठ के पीपीटी बनानी पड़ती है, अब तो यूट्यूब भी चालू हो रहा था बेटा, रात में जग जग कर पीपीटी, पता नहीं कभी सो पाऊंगा कि नहीं सो पाऊंगा, जिंदगी में चैन की नींद है भगवान से बात, दिक्कत ही खत्म, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हाँ चलिए 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 आगे की बातें करते हैं। सुनो, अगर मैंने ये गैस को पकाया, पकाया मतलब जैसे मैं आपको पका रहा हूं, है ना, अगर मैंने बच्चों गैस को पकाया तो ये गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, भगदड़ करेंगे, क्योंकि मैंने इनको पकाया, जैसे मैं आपको पका रहा हूं लेकिन मैं आपको पकड़ के रखा हूं, जो भी है व्हाटएवर, ये गैस के मॉलिक्यूल, ये होता है पिस्टन, ये होता है सिलेंडर, और ये होता है पिस्टन। तो बच्चों ये गैस एक्सपेंड होगी, अगर ये गैस एक्सपेंड होगी तो मेरे को आप एक बात बताओ, बहुत छोटी सी बेटा, इसको अगर, तो क्या ये कुछ ऐसा आगे चले जाएगी या नहीं चले जाएगा, अरे जाएगा या नहीं जाएगा आप बताएंगे। हाँ जी सर, बात तो एकदम चौकी कह रहे हो कि जनाब जाएगा जाएगा जाएगा, यही सत्य है, यही सिवा है, यही सत्य है, यही सिवा है। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ सर जाएगा, अगर जा रहा है तो जाने दो ना सर, जाने वाले को कौन रोक पाए। अरे यार कैसी, हाँ इधर आओ, हाँ चलिए, एक बोल रहे अभी मत सुला भगवान हमारा क्या होगा, हाँ तुम्हारा कुछ हो जाए फिर सो जाऊंगा मैं, अबे मारूंगा पकड़कर। एक बोल रहे सर अभी मत सुलाओ भगवान हमारा क्या होगा, कितने मतलबी हो सकते हो, कितने मतलबी हो सकते हो तुम लोग, इतने मतलबी। मेरी तो सीधी आंख फड़कने लगी, भगवान कुछ बुरा मत करवा देना, बाकी सब ठीक है, घर वालों को देख लेना बस। हाँ इनका क्या है, ये तो आते हैं बस, हाँ मेरे को खाने तो घर वाले देते हैं। चलिए 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 चलिए, यहां देखिए बच्चा पाटिल, यहां देखिए, सुनो मेरी बात, अगर मैं एक प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ बनाता हूं, ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम, सुनना मेरी बात, जो भी है, जैसे जैसे ये पिस्टन यहां से यहां जाना चालू होगा, जैसे जैसे पिस्टन यहां से यहां जाना चालू होगा, वॉल्यूम बढ़ना चालू होगा, भाई एरिया इंटू लेंथ, अरे हाँ या ना भाई, लेंथ बढ़ रही है और कुछ ना कुछ एरिया इंटू लेंथ बढ़ रही है, और अगर एरिया इंटू लेंथ बढ़ रही है तो एक बात बताओ, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम होगा, अरे वॉल्यूम बढ़ रहा है इतना अभी समझ लो, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर मान के चलूं, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम होगा, क्यों, क्योंकि पिस्टन के ऊपर टकराने वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो कम हो जाएंगे। हाँ जी सर, तो एक बात बताओ, आपको नहीं लगता कि ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, धीरे धीरे आपका प्रेशर कम हो जाएगा, धीरे 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 आपका प्रेशर कम हो जाएगा, देखो वॉल्यूम बढ़ा या नहीं बढ़ा, और अच्छे से बनाता हूं, देखो बच्चों वॉल्यूम बढ़ा या नहीं बढ़ा, हाँ या ना, हाँ जी सर वॉल्यूम तो बढ़ा, अगर वॉल्यूम बढ़ा तो भैया गैस ने डिस्प्लेसमेंट करवा दिया, दिखा पिस्टन जाता हुआ दिख रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ वर्क किया होगा, और अगर कुछ ना कुछ वर्क किया होगा तो कैसे निकालूंगा, देखो 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 बच्चा पार्टी, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या करता हूं, यहां से x डिस्टेंस आगे जाता हूं, बहुत अच्छे से देखना, एक dx का छोटा सा वर्क डन देखने की कोशिश करता हूं, छोटा सा वर्क डन देखने की कोशिश करता हूं बच्चों, तो एक बात बताओ, ये जो छोटू सा वर्क डन डी डब्ल्यू हो जाएगा, क्या ये एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर होगा या नहीं होगा, हाँ जी बेटा एक बात बताओ, डी डब्ल्यू एफ वेक्टर, क्या मैं प्रेशर इंटू एरिया लिख सकता हूं, और dx को बच्चों मैंने dx लिख दिया, हाँ या ना, हाँ जी सर, अच्छा कॉस ऑफ 0 डिग्री, अरे कॉस 0 डिग्री क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री आ रहा है, हाँ जी सर आ रहा है,
अगर थीटा 0 आ रहा है तो क्या इसको 1 कर दूंगा? हाँ जी सर कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, तो अगर टोटल वर्क डन निकालना है तो डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू बच्चा पार्टी ए इंटू डी एक्स, ए इंटू डी एक्स। हाँ जी सर, लेकिन आपने ब्रैकेट में क्यों लिखा? बेटा बहुत अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से अगर आप देखोगे तो क्या तो क्या तो क्या ये जो हो रहा है ये छोटा सा वॉल्यूम भी डिस्प्लेस कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये क्या डीवी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? हाँ जी सर, बात तो सही है। तो बेटा ये जो आपका बन रहा है ये छोटू सा वॉल्यूम डीवी होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? यानी कि यहाँ से जो वर्क डन आएगा, यहाँ से ये जो टोटल वर्क आएगा इंटीग्रेट करने पर, क्या ये इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी होगा या नहीं होगा? P इंटू वॉल्यूम, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, यानी कि एरिया विल बी द सॉरी वर्क डन विल बी द एरिया अंडर पीवी कर्व प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस। हाँ या ना? दिस इज नथिंग बट एरिया अंडर पीवी कर्व प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? मनीषा पूछ रही है, आप लोग नोट कर पा रहे हो? मुझे पता है नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए मैंने कहा कि बेटा बाद में कर लेना, मेरे को अच्छे से पढ़ा लेने दो, बाद में आधा घंटा लेकर अलग से नोट कर लेना। मैं बोल रहा हूं बार बार, आज थ्योरी ज्यादा है, पहले ही बता दी थी। शायद मनीषा किसी से बात कर रही होंगी तो शायद वो नहीं सुन पाई होंगी। लो, कुछ बच्चे कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है जो भी है। तो क्या ये समझ आता है भाई? P इंटू डीवी वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस, क्या ये जो एरिया होगा जो वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्टेड है, ये वाला ध्यान रखना, ये वाला एरिया प्रेशर एक्सिस पे प्रोजेक्टेड वाला एरिया ये हो जाएगा। ये थोड़ी ना देख रहे हो आप, आपने एलिमेंट ऐसा थोड़ी ना काटा है, आपने एलिमेंट ऐसा काटा है ना। ये वाला जो एरिया होगा ना, ये वाला जो एरिया, ये कहलाएगा आपका वर्क डन, ये कहलाएगा आपका वर्क डन। अच्छा जी, मेरा तो नोट हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा बच्चों, कुछ होता है, कुछ अपन साइन कन्वेंशन लेके चलते हैं। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, यानी कि आपको सिस्टम से वर्क मिल रहा है एक्सटर्नली, तो बच्चों आप इसको पॉजिटिव लेते हो। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो इसको आप पॉजिटिव वर्क लेते हो, और वर्क डन ऑन द सिस्टम है यानी आपको करना पड़ रहा है, तो इसको नेगेटिव वर्क लेते हो। यह फिजिक्स में ऐसे ही डिफाइन किया गया है। अगर सिस्टम से वर्क मिल जा रहा है तो पॉजिटिव, आपको देना पड़ रहा है तो नेगेटिव, एज सिंपल एज दिस। यानी कि अगर एक्सपेंशन हो रहा है भाई, सिस्टम से वर्क आपको कब मिलेगा? जब ये पिस्टन यहां से यहां जाएगा, इससे आप क्या कर दोगे? कोई भी पर्टिकुलर फ्लाईव्हील को घुमाकर आप उससे पावर एक्सट्रैक्ट करवा दोगे। सर ये क्या बोला मैंने? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में घुस गया पक्के से। लेकिन जो भी है, यहां पर कुछ चीज लगा दो, ये पीछे खसक जाएगी, यानी एक्सपेंशन हुआ या नहीं हुआ। तो जब जब वर्क मिल रहा होगा सिस्टम से, वो एक्सपेंशन हो जाएगा, और जब जब आप उसको कंप्रेस कर रहे होंगे, यानी आपको कंप्रेस करने में वापस से कुछ वर्क लगाना पड़ा। हाँ या ना? हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, क्लियर है? सो दिस इज प्रीटी मच अबाउट वर्क। ये मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया कि जनाब वर्क को आपको कैसे देखने का। क्लियर बा? हाँ जी सर, क्लियर बा। आइए क्वेश्चन करते हैं, करिए करिए। क्या बोल रहा है? बोलना चाह रहे हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस प्रेशर इज इक्वल्स टू ए इंटू वॉल्यूम प्लस ऑफ वी का स्क्वायर। अगर मैं वॉल्यूम को बच्चों 1 मीटर क्यूब से 2 मीटर क्यूब लेकर जा रहा हूं, वर्क डन बताइए। सिंस बच्चों जो वर्क डन हो जाता है, क्या वो इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी हो जाता है ना? वॉल्यूम कहां से कहां जा रहा है बेटा? 1 से 2 जा रहा है। पी एज अ फंक्शन ऑफ वी देकर रखा हुआ है। हाँ जी सर, पी एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम देकर रखा हुआ है। उठा के पुट कर दो, नेट वर्क डन मिल जाएगा 1 से लेके 2 तक। ये हो जाएगा ए वी प्लस ऑफ वी
डीवी, राइट। इंटीग्रेशन करना क्या बेटा, बहुत बड़ा काम है। वी स्क्वायर बाई टू प्लस ऑफ वी डी वी, 1 से लेके 2। बेटा v की जगह पर क्या पुटअप कर देंगे, अच्छा बी स्क्वायर है क्या, एक सेकेंड, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, हाँ जी सर। अभी बताओ क्या दिक्कत बच्चा पार्टी, सर कुछ दिक्कत नहीं है, v की जगह पर पुटअप कर दो, w इज इक्वल टू a बाई टू का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस ऑफ बी स्क्वायर इंटू 2 माइनस ऑफ v की जगह पे लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, a बाई टू इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस b इंटू 1। बच्चों सॉल्व एंड गेट द आंसर। आपका वर्क डन आ रहा है यहां से 4/2, ये कितना हो जाएगा बेटा, 2a प्लस ऑफ 2b स्क्वायर माइनस ऑफ, ये कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, a/2 प्लस ऑफ b। तो वर्क डन आ जाएगा बेटा, 2 में से आधा गया 3/2 और 2 में से 1 गया प्लस ऑफ b स्क्वायर। दिस इज योर वर्क डन। बताइए जनाब कितनी बड़ी बात है, आंसर लिख देना, जूल में आ रहा होगा, जूल, डजंट मैटर, जूल। क्लियर है या नहीं है, फटाक से बताइए, बताओ जनाब क्लियर है या नहीं है, हाँ या नहीं। बहुत इजी था, क्या करना, अब बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है तो इसमें एजे क्या करेगा, आप बताओ, मैं क्या कर सकता हूं, कुछ नहीं। आ जाइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, अभी आपको लग रहा होगा बहुत तेजी से चल रहा है, आगे जाके रुक जाएगा, आगे ही नहीं बढ़ेगा कुछ, जब मैं आपको अभी प्रोसेसेस बताऊंगा, समझाऊंगा, सिखाऊंगा, है ना। अभी तो बहुत बेसिक बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं इसका नॉलेज पहले से भी होगा, और मैं आपको इतना ज्यादा क्लियर कर दूंगा क्वेश्चंस के थ्रू कि आप बोलोगे आ हा 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 हा। चलिए, बी स्क्वायर बी सर, ओके, थैंक यू बताने के लिए। जल्दी जल्दी में छपाई में गलती हो जाती है, ठीक बा, इधर भी बी स्क्वायर है, ठीक बा। चलिए बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको जूल्स लॉ का नाम भी दिया जाता है। भाई जूल्स इतने बड़े साइंटिस्ट थे, इसलिए तो एनर्जी की जो ऐसा यूनिट है उनके नाम पे रखी गई है, जूल्स लॉ, है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जूल्स लॉ भी बोला जाता है। अब बताओ क्यों, बताओगे तो ऑरेंज वाली टॉफी खिलाऊंगा। जूल्स लॉ क्यों दिए कहा जाएगा, क्योंकि जूल ने दिया होगा इसलिए जूल्स लॉ कहा जाए। सर ये कैसा सवाल था, ऐसी पूछ लेते हैं फटे फटे बीच बीच में। बच्चों क्या बोलते हैं इन्होंने, इनने कहा कि क्लोज सिस्टम में जो कि साइकिल पे जा रहा है, साइकिल पे नहीं जा रहा बेटा, जिसकी इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम है। मतलब क्या है सर, इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर, एक मिनट, एक सेकंड में रुको, एक सेकंड रुकना यार, मम्मी इस टाइम पे कॉल नहीं करती कभी, जस्ट 1 मिनट रुको बच्चे।
बच्चों जस्ट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम है तो विल रिज्यूम क्लास. आई थिंक विल अपडेट यू इन 5 to 7 मिनट की क्लास कंटिन्यू करना है या नहीं. वैसे भी आई थिंक हाफ एन आवर की बची हुई है. सो आई लेट यू नो ड्यू टू सम इमरजेंसी आई हैव टू स्टॉप द क्लास. ओके. हाँ सब बढ़िया है बच्चों, सब बढ़िया है, एकदम ठीक है. एज सच कुछ इश्यू नहीं है. ठीक है. ओके. थैंक यू.